इंटरव्यू में काम करना, ये कविता सुनाना ऐसे ही प्यार से। अब जिंदगी में जो प्यार से युद्ध करेगा खुशी से, वो राजा कहलाएगा, और जिससे जिंदगी युद्ध जबरदस्ती करवाएगी वो मजदूर है। और पता है राजस्थान को राजस्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां हर आदमी लड़ना जानता है, हर आदमी को लड़ना है। अलाउद्दीन खिलजी जब राजस्थान पहुंचा तो अमीर खुसरो ने कहा कि नहीं हरा पाओगे। उसने कहा क्यों? कहा नहीं हरा पाओगे। हम कह रहे हैं क्यों मत करो, जितना कह रहे हो उतना सुन लो, हरा नहीं पाओगे। और पूरी हिस्ट्री में अगर किसी को राजस्थान की गर्मी नहीं झेलनी पड़ी, अभी अनुज भाई ने कहा कि राजस्थान में दम तो है, दम क्यों नहीं होगा? जहां पुरुष तो लड़ना जानते हैं, स्त्रियां उनसे ज्यादा लड़ना जानती हैं। दुनिया का शायद ही कोई इतिहास, शायद, देखो मैं पढ़ा हूं, अब कुछ बताऊंगा नहीं, सब बता दिए, इतना बता दिए कि मुझे लगा कि बहुत सुन लिया। फिर कविता सुन के तो मैं सोचा अब समापन ही करना चाहिए जो है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इतिहास हो, शायद, जिसमें जौहर की प्रथा मिलती हो, सिर्फ राजस्थान। और पहली बार जौहर का जो मेंशन है अमीर खुसरो ने किया है रणथंभौर के युद्ध में, जब राजपूतों को लगा कि अब दिल्ली की सेना से जीतेंगे नहीं, तो यहां एक प्रथा थी बड़ी जबरदस्त, क्योंकि विदेशी आक्रांता जब भी देश में आते थे तो एक उद्देश्य तो लूटपाट होता ही था, लेकिन लूटपाट के साथ जो दूसरा उद्देश्य होता था वो था स्त्रियों को उठाना, स्त्रियों को उठाकर ले आना। तो जिस स्थान को अपने सम्मान की इतनी कसक हो, इतनी कि औरतें आग लगा रही, आग, जौहर सजाया जा रहा है कि आदमी जब युद्ध के लिए निकलेंगे तो औरतें जौहर करेंगी। दुनिया के किसी इतिहास में ऐसी किसी परंपरा की सूचना नहीं मिलती। तो आदमी तो लड़ते थे, स्त्रियां, और आदमी और स्त्री तो छोड़ो, इस प्रदेश में पशु भी आकर खतरनाक हो गया। चेतक, इतना कि कवि को उसके सम्मान में कविता लिखनी पड़ी। अरे प्रकृति पे कविता लिख लो, स्त्री पे लिख लो, क्षेत्र पे लिख लो, चेतक पे वीर रस का इतना प्रभाव, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। मतलब हमें बहुत अच्छी तरह याद है, शायद क्लास 6 या 7 में मैं रहा हूंगा, तब मैंने एक कविता पढ़ी थी, और तब से लेकर आज तक ऐसा होता है कभी कभी कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही चुनौतियां आ गई। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा, हम राज बनाने आए हैं। चिंता तो उनको होती है जो राजा महाराजाओं के खानदान के, उनको अपने रजवाड़ों की चिंता है। चिंता है कि अगर 10,000 अवधूजा जैसे लोग पैदा हो गए तो रजवाड़े चले जाएंगे, क्योंकि जब ये बात आदमी मन में बना ले कि छीनना ही है। लेकिन चुनौतियां छीनना ही है, बनाने में बहुत टाइम लगता है, छीनना है वो मतलब एक जीवन का प्रण है। उद्देश्य तो मैं नहीं कहूंगा। और राजस्थान में आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि मोटिवेशन देने जा रहे हो।
मैंने कहा मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ उन लोगों की पड़ती है जिनके उद्देश्य छोटे हैं और भोजन कमजोर है। मैगी खा रहे हैं लोग। अरे बाजरा, वो 70 किलो का भाला मैगी खा के नहीं उठेगा। अब आते हैं, सर ने बताया सिलेबस क्या है, सुदर्शन सर ने आपको बताया कि मिथ क्या है। बहुत जबरदस्त, मतलब मैं तो कभी सुदर्शन सर को बोला नहीं, इनके कुछ ज्योग्राफी के लेक्चर मैं भी सुनता हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब पढ़ाने का मतलब ये होता है कि बहुत इंफॉर्मेशन की बात नहीं होती है। आप अगर अपनी बात को सामान्य जन तक समझा ले जा रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। शिक्षक की परिभाषा ही यही है कि अगर आप अपनी बात को सामान्य जन तक, हर आदमी आपकी बात को अगर समझ रहा है, कुछ नहीं भी समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं। दुर्योधन भगवान की बात नहीं समझा तो इंसान तो खैर बहुत छोटी सी चीज है, तो एक आध दुर्योधन तो अपवाद पे चलेगा। तो अब सबसे पहली बात जो मैं आपसे करूंगा कि सारी परीक्षा में सिलेबस आपको पता चल गया, मिथ आपको पता चल गया। विवेक सर हमारे आए, इकोनॉमिस्ट पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात कहे। सब ने अपनी अपनी बात कही। अनुज जी ने हमारे आपको सारी चीजों से अवगत कराया। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इस एग्जामिनेशन के जो मैं आपको अगले 5-10 मिनट में बताऊंगा। पहली बात, मैंने आपको एक पेपर भी दिया, आपको शायद सब लोगों को मिला होगा, तो वो तो हम बाद में करेंगे, कोई यहां पढ़ने तो आया नहीं है, आप रख लो अपने बैग में। लेकिन कुछ चीजें थी जो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी कि आप कहां गलती करते हो। आप टेंशन मत लो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो छोड़ दो आप। हम आईएएस की तैयारी 95% मिडिल क्लास करता है। और आतिश सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत शुरुआत में, आपने उसको लिखा नहीं होगा, मैं कंफर्म हूं कि आपने नहीं लिखा होगा। उन्होंने कहा, मैंने उस पर तुरंत ताली भी बजाई, बड़ी जबरदस्त बात, कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला कभी असफल नहीं होता। क्यों नहीं होता? इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आईआर, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इसकी समझ पैदा हो जाती। समझ, पानी है, इतने दौर से तुम देख रहे थे, मुझे लगा कि शायद समझ, बड़ा प्यारा वर्ड है ये, समझ। यूपीएससी की तैयारी अब तक आप पढ़ते आए हैं, एकेडमिक्स में आपने पढ़ाई की है, लेकिन यहां ये नहीं कहते आईएएस की पढ़ाई, ये शब्द नहीं है। आईएएस की तैयारी, प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन का जो सबसे पहला पिलर है, जो आपको डेवलप करना है, इवॉल्व करना है। पढ़ तो आप बहुत लिए, आप पिछले 16-17 साल से पढ़ ही रहे हैं, तो फिर तैयारी में ऐसा क्या है जो आपको नया करना है, इवॉल्व करना है? किसकी? समझ की। अब ये समझ क्या है? दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठा, उसकी लड़ाई राजस्थान से जरूर हुई। क्यों? गुजरात जाना है, राजस्थान से गुजरात जाना है, क्योंकि गुजरात का जो कनेक्शन है वो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से। आज भी अगर तुम देखो, चाबार का जो पोर्ट है ईरान का, उससे आज से हमारे संबंध नहीं है, बहुत पुराने। बसरा इराक का पोर्ट है। बसरा, छाबार, ग्वादर और लोथल, ये 4 नाम सुने? बसरा कहां है? इराक में। छाबार कहां है? ईरान में। ग्वादर कहां है? पाकिस्तान में। और लोथल गुजरात में। ये 4 पोर्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी संभालते थे, संभालते हैं और संभालते रहेंगे। पूरा वेस्ट और ईस्ट का ट्रेड इन 4 पोर्टों पे डिपेंड करता है, पूरा।
तो जिसको भी इस ट्रेड पे कब्जा करना है, दो रास्ते हैं उसके पास। एक रास्ता सिल्क रूट वाला है कि आप इंडिया से निकले पंजाब, पंजाब से फिर आप अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, सेंट्रल एशिया। लेकिन ये जो रास्ता है रूट ए वाला, सिल्क रूट वाला, खतरनाक रास्ता है। ट्राइब्स हैं, लूटमार, युद्ध। अभी देखो कैसे युद्ध चल रहा है। तो एक दूसरा रास्ता निकालना था, मैरीटाइम, समंदर के रास्ते से। तो गुजरात पर कब्जा करना ही था। तो दिल्ली को गुजरात पर कब्जा करना है। अब दिल्ली और गुजरात के बीच में है राजस्थान, तो लड़ाई होगी। क्योंकि जिनको शौक है लड़ना, जैसे पढ़ाई आपका अगर शौक बन जाए तो ये कंपटीशन आपके लिए माइनस हो जाएगा। समझ, और समझ एक ऐसी चीज है जो किसी किताब में नहीं है, कहीं पढ़ाई नहीं जाती। किसी यूनिवर्सिटी में, कोई कॉलेज में, चार चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो अगर कमोडिटी होती, वस्तु, तो गरीब हमेशा गरीब रहते। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल कोई फॉर्मूला बताओ यार। बोले कैसा? बोले फॉर्मूला ऐसा बताओ कि हमारे परिवार का जो ये राजवंश है ये कभी खत्म ना हो। तो बीरबल ने कहा कि सरकार ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो आपका राजवंश आता ही नहीं, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला होता तो पहले के जो राजवंश है वो कभी खत्म ही नहीं होते। चार चीजें, चार: अंडरस्टैंडिंग, डेयरनेस, एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस। और ये चार चीजें बाजार में नहीं मिलती। अगर ये मिलती तो अमीर इसको मोनोपोलाइज कर लेता। और जब मोनोपोलाइज कर लेता तो चंद्रगुप्त कभी सपना ही नहीं देख पाता सम्राट बनने का। जो भी दुनिया में चंद्रगुप्त हैं, जो भी सपना देख रहे हैं, सपना ही देखना अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम। अब तो लोगों के बड़े छोटे छोटे सपने हो गए। क्या करना है? बोले सर नौकरी करनी है बस। नौकर बनोगे? नहीं नहीं सर नौकरी करनी है। शादी हो जाती सर बस। अब तो घरों में भी बचपन से यही बात कही जाती कि पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। समझ, चलो सिद्धांत अगर नहीं समझ में आता तो कहानी। एक बुढ़िया माता के घर में एक चोर कूदा रात में। तो बुढ़िया माता की नींद टूट गई। तो उन्होंने चोर को बुलाया अपने पास। बोले बेटा, तो चोर तो डर गया। तो बुढ़िया माता ने कहा बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बहू से मेरा झगड़ा है और मैं तुम्हें बता दूंगी कि इस घर में कहाँ कहाँ पैसा रखा है, कहाँ गहना रखा है, कहाँ धन रखा है। मैं चाहती हूं कि मेरी बहू बर्बाद हो जाए। चोर तो बड़ा खुश हो गया कि यार उतरते ही प्री निकल गया। ये तो पहला अटेम्प्ट दी है, प्री क्वालिफाई कर गए। निकल जाता है प्री कभी कभी। अब देखो जिसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, उनका मेंस फंसेगा। चोर तो बैठ गया माता जी के पास। माता जी बोली कि देखो बेटा मैं तुझे सब बता दूंगी, उस खिड़की में क्या है, वहां क्या है, उस बॉक्स के नीचे क्या, लेकिन तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। चोर ने कहा माता जी सुनाओ। तो बुढ़िया माता ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहा कि बेटा एक बार मैं राजस्थान गई, राजस्थान के मरुस्थल में मैं घूम रही थी और घूमते घूमते मैं मरुस्थल में खो गई।
और जब खो गई तो चील के एक झुंड ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, और जब उसने हमला किया तो मैं चिल्लाई, पंकज पंकज पंकज। तो बुढ़िया माता के बेटे का नाम था पंकज। निकल आया, उसने चोर को देखा, बहुत मार मारा। तो तुक्के में प्री अगर निकल भी जाए तो बेस में अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, फिर उसके लड़के ने कहा कि मैं अब तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा जाने दे, तूने इसे बहुत मारा है, जाने दे, छोड़ दे, जा। उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब, आप हमको पुलिस के हवाले करो भाई साहब, मैं सजा भुगतना चाहता हूं। लड़के ने कहा क्यों? कहा जिससे मुझे जिंदगी भर याद रहे कि मैं एक चोर हूं, सपनों का सौदागर नहीं हूं, मैं सपना सुनने नहीं जाता कहीं। अब तुम दो इस कहानी को, यह भारत की बहुत बड़ी परंपरा रही है। हम तो उलझ गए बहुत सारी कहानियों में। यह भारत की बहुत बड़ी परंपरा, श्रेष्ठतम परंपरा, दर्शन को कहानी में समझाना। मैं कहानी थोड़ी सुना रहा था। उस बूढ़ी माता को उस सिचुएशन से निपटने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ा? समझ का। वो कोई न्यूटन का नियम थोड़ी था। जब भी जिंदगी में परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं, जब भी, तो कौन तुम्हारी मदद करता है? तुम्हारी समझ। तो किताबें क्या करती हैं? किताबें तुम्हारे दिमाग को जिंदा करती हैं, जिससे कि तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाए। दिस इज द ओनली रोल ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। अगर एजुकेशन दुनिया में महान बनाता तो कबीर महान कभी नहीं होते, कभी स्कूल ही नहीं गए। कबीर का नाम तो सुना है ना, कभी स्कूल नहीं गए। अकबर कभी स्कूल ही नहीं गया। अब तो खैर बोलने से कोई फायदा नहीं, सिलेबस से हट गए हैं। पर वो आदमी बहुत समझदार। राजपूतों ने किसको परेशान नहीं किया? इल्तुतमिश को किया, बलबन को, रजिया को, अलाउद्दीन, सबको। रणथंभौर जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बेईमानी का सहारा लेना पड़ा। राजस्थान कोई लड़के कभी नहीं जीत पाया। एक तो टरेन बहुत टफ है, आधे से ज्यादा आदमी को तो टरेन मार डालेगी, मरुस्थल। ज्योग्राफी बहुत सारी चीजों को डिसाइड करती। अकबर जब गद्दी पर बैठा और उसकी लड़ाई हुई, और खासकर मेड़ता की जब लड़ाई हुई 1561 में, उसने कहा यार ये तो बहुत जाबाज लोग हैं यार, बहुत डेंजर तरीके से लड़ते हैं। एक होता है लड़ना, एक होता है डरा डरा के मार डालना। उसने बीरबल को बुलाया, वो समझदार आदमी था, उसने बीरबल को बुलाया। उसने कहा यार बीरबल, यार ये क्या चाहते हैं यार ये राजपूत? बोले साहब सम्मान चाहते हैं। हाँ बोला दे दो। सम्मान कोई कमोडिटी थोड़ी है, बोरे में भर के दे दो। पापा कहना, पापा कहो इनको। बोले साहब दूसरी की चीज क्या चाहिए? बोले दूसरी चीज इनको चाहिए, इनको लड़ाई करना है साहब, युद्ध इनका शौक है साहब। अरे बोला बहुत अच्छा है यार, अफगानिस्तान में पोस्टिंग करो इनकी। तो मान सिंह की पोस्टिंग हुई गवर्नर ऑफ काबुल। अब एक तरफ अफगानी, उसको भी लड़ने का शौक है, उसका भी टेरेन बहुत खतरनाक है, और एक तरफ राजपूत, इनको भी लड़ने का शौक है, और दोनों लड़ रहे हैं। और अकबर अरे भैया मैं अपनी तरफ से थोड़ा कह रहा हूं, ये तो जब आप पढ़ेंगे, दिल्ली आएंगे, अन अकेडमी ज्वाइन करेंगे,
तो हम आपकी जो प्रिपरेशन कराएंगे उसमें पहली चीज यही कराएंगे। पढ़ना तो आप कहीं भी पढ़ लें। पढ़ना क्या है, किताब लिया, उसमें से नोट्स बनाया, पढ़ा दिया। बस वो जो एवोल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो पहला पिलर है आईएएस की प्रिपरेशन की। हमने आपको पढ़ा के भेज दिया घर, इसलिए मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक प्रोग्राम शुरू किया है। अनुज भाई वो आपको बताना भूल गए कि हर महीने एक संडे को मैं स्पेशली आपके पूरे महीने की इवैल्यूएशन करूंगा, पूरे महीने की, कि इस महीने आपने क्या किया, क्या गेन किया, करंट में क्या पढ़ाई किया, और आपने जो टेक्स्ट पढ़े हैं वहां से आपने क्या पढ़ा। क्योंकि जब आप घर जाते हैं, कोई भी कोचिंग कहां तक आपकी जिम्मेदारी लेती है, क्लास तक। और हमारे समय तैयारी करना बड़ा आसान था। क्लास से घर, 1990, किताबों के सिवा कुछ होता नहीं था। मां बाप इतना पैसा भेजते थे कि 2-3 तारीख को पैसा मिलता था तो खाने वाले को दे दिया और पान वाले को और चाय वाले को। 4 तारीख को पैसा खत्म। 3 तारीख को पार्टी होती थी जिस दिन पैसा आता था। और हर साल, हर महीने किसी ना किसी का बंधा होता था कि भाई इस बार तुम दोगे, इस बार। और जिस महीने पार्टी होती थी उस महीने घर वालों से कहना पड़ता था कि जीएस का टेस्ट है तो 2000 एक्स्ट्रा। अरे अपने खर्चे में से कौन पार्टी देगा? पता लगा जीएस में ही फेल कर गए। माता जी ने और मारा, बोले तू तो बार बार कर रहा था, एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर, वेरी गुड पेपर। पहली बार जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अनअकैडमी पहली बार यह काम करने जा रही कि हर महीने एक बार आपको आपका रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, जिससे आपको यह इवैल्यूएट होता रहे कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जब आप घर जाते हैं आपके पास ऑप्शंस बहुत है। अगर मोबाइल है, अब चूंकि अब आप मोबाइल पे क्यों इतना कंसंट्रेट करते हैं? कोई भी आदमी डिस्ट्रैक्ट कब होता है? मन का कुछ नेचर है। ऐसा आप गौर करो, अगर आप कहीं बैठे हो, मूवी देख रहे हो, किसी को सुन रहे हो और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो और मजबूरी है कि आप उठ भी नहीं पा रहे हो, कभी कभी आप कुछ कर रहे हो, किसी को सुनने गए हो, आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है। समझने की बात नहीं होती, समझ तब आता है जब आदमी कनेक्ट करता है। और जो स्पीकर है आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो जब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप क्या करोगे? अब ऊपर देखोगे, बगल वाले को उंगली कर दोगे, थोड़ा सा ताव में आ गए तो 4-5 लोग उठ के चले आओगे। तो आपका मन जहां नहीं लगेगा वहां वो काम आपको करने ही नहीं देगा। और लगेगा कब नहीं? जब वो कनेक्ट नहीं होगा। और कनेक्ट कब नहीं होगा? जब आप उस पर मनन नहीं करोगे। आपके इस मोबाइल ने आपके मनन करने की क्षमता को मारना शुरू कर दिया है, आपको पता नहीं चल रहा है। आप क्लास वर्क तो कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप होमवर्क नहीं कर पा रहे हो। तो प्रिपरेशन का जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको डेवलप करना है अगले 10 महीने में। कई लोग हमसे पूछते हैं कोचिंग क्यों जाएं? मत जाओ। नहीं, क्यों जाएं? अरे ना मत जा, हमको कह रहे कोचिंग जाना चाहिए। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है सेल्फ डिसिप्लिन। 1000 घंटे का सिलेबस कोचिंग आपको टुकड़े में तोड़ तोड़कर हर दिन कराती है। तो अगर आप क्लास वर्क, होमवर्क प्रॉपरली कर लो, आप में से 95% पता है क्या करते हो? आप होमवर्क नहीं करते हो, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है, पेन होता है यहां पे। आप आंख बंद करोगे, मिर्जापुर चल रहा है,
आप आंख बंद करोगे आपको ब्लैक स्कॉर्पियो दिखाई पड़ रही। आप आंख बंद करोगे, वो आतिश सर ने जो कहा था कि वो पावरफुल एंट्री ऑफ आईएएस ऑफिसर। आप किस चीज से बचना चाहते हो? मनन से, सोचने से। और ये जो समझ की डेवलपमेंट है, ये मनन से ही आपको, आपका होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो अभी सुदर्शन सर ने आपको दिखाया था ना कि आप सोचते हो 3-4 साल लगता है, लगता ही है, क्योंकि आप एक छोटा सा वर्क नहीं करते। मनन, सोचना, करने, वो घर जाके सीखना है आपको। तो पहली चीज आपको ये करनी है। आईएएस की तैयारी में प्रिपरेशन शब्द का जो मतलब है वो है समझ का विकास, एनहांसिंग द अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री क्यों पढ़ना है? पास्ट क्यों पढ़ना है? पढ़ना ही है। भारत क्या है? डाइवर्सिटी का देश है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अखंड भारत, इसे शायद मोदी जी बना ही ले जाएं, बना ही ले जाएंगे। अब तो सारी सिचुएशन उनके पक्ष में है। पाकिस्तान में कंडीशन देख ही रहे हो, प्रधानमंत्री पूर्व भाग रहा है कि भैया हम कुछ नहीं किए भैया, सॉरी भैया, गलती हो गई भैया, आर्मी डिवाइड हो गई है। तो बेचारे फंस गए हैं। नहीं, बेचारे नहीं, फंस ही गए हैं। मैं तो बताऊंगा चुनाव कैसे लड़ना है। ये पहली बात समझ में आई ना? प्रिपरेशन का मतलब एनहांसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ को डेवलप करना। और वो किससे आएगी? सोचने से। आप क्लास पढ़ते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत, आपका जो पार्ट है वो आप नहीं करते। आपने अशोका का धम्मा पढ़ लिया, बड़े खुश हुए आप, बहुत बढ़िया आदमी था, सारे धर्मों का सम्मान कर रहा था, बहुत मस्त आदमी। इसकी अम्मा का क्या नाम था यार? देखो जरा किताब खोल कर। बस आपकी इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो डाइवर्सिफाइड है। क्यों? ज्योग्राफी। डाइवर्सिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे। एक गुजराती हिंदू और एक आसामी हिंदू, दोनों के ड्रेस में और फूड हैबिट में अंतर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? ज्योग्राफी। एक कश्मीरी मुसलमान और तमिलनाडु के मुसलमान के ड्रेस और फूड हैबिट में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी ने हमें डाइवर्सिफाइड कर रखा है, इकोनॉमी ने हमें इंटीग्रेट कर रखा है। किसने डाइवर्सिफाइड कर रखा है? ज्योग्राफी ने। और हमें किसने इंटीग्रेट कर रखा है? इकोनॉमी ने। ढाका का मलमल पूरी दुनिया में फेमस है, तो राजस्थान का मारवाड़ी उसे लेने जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब वो यूपी बिहार क्रॉस करते हुए बंगाल पहुंचेगा तो उसे उन कल्चरों का सम्मान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बिहार का इंसान जब नमक खरीदने के लिए निकलेगा तो गुजराती तो आएगा, उधर से वो बाटी चोखा लेकर आएगा, इधर से ये ढोकला लेके जाएगा। ये बात तब नेशन में नहीं था। कितनी मजेदार बात है, तब नेशन भी नहीं है, राष्ट्र भी नहीं है, और ये बात अशोक को समझ में आती, इसीलिए तो वो राजा है। गाना बजा लो, नाचना मत। इसीलिए वो राजा है। मैंने शुरुआत में क्या कहा? राजा वही है, उसे समझ में आती है बातें कि टेंशन इन अ फैमिली एंड टेंशन इन अ नेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फैमिली एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नेशन। परिवार में अगर तनाव है तो परिवार खत्म, और राष्ट्र में अगर तनाव है तो राष्ट्र खत्म। तब वो पॉलिसी ऑफ धम्मा लेकर आ रहा है। ये पहली आवश्यकता है, पहली, समझ का विकास। आप कितना भी पढ़ लो, राजा भोज का नाम सुना ही होगा। तो एक विद्वान उनके दरबार में आया, उसको 30 लैंग्वेजेस आती थी, 30 और उसने राजा भोज से कहा कि राजा साहब,
मैं 30 भाषाएं जानता हूं और 30 भाषाओं पर मेरा कमांड है, और मेरा दावा है कि आपके दरबार में जितने भी विद्वान बैठे हैं ये बता नहीं पाएंगे कि मेरी मातृभाषा कौन सी, मदर टंग। और इनमें से अगर किसी ने बता दिया तो मैं उसको 10,000 सोने की मुद्रा दूंगा। अब किसी घर में घुस के चैलेंज करो, अरे उसने कहा कैसी बातें करते हो, बिल्कुल बता देंगे। कहा महाराज अगर नहीं बता पाए तो राजा ने कहा कि मैं तुमको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, 1,00,000 गोल्ड कॉइन। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन वो आया, उसने भाषाएं बोलनी शुरू की। राजा भोज का पहला विद्वान उठा, वो हार गया। वो बोल ही इतने कमांड से रहा था, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इतनी कमांड। क्योंकि जब आप भाषा बोलते हो तो जो आपकी मदर टंग होती है, आपकी मदर टंग की एसेंट आपकी भाषा में आ जाती है। जैसे यूपी का आदमी इंग्लिश बोलेगा, कश्मीर का आदमी इंग्लिश बोलेगा, बिहार का आदमी इंग्लिश बोलेगा, राजस्थान का बोलेगा, तो उसकी जो नेटिव एसेंट है वो उसमें दिखाई पड़ेगी, आप तुरंत पकड़ लो। दूसरे दिन भी राजा का दूसरा विद्वान हार गया। ऐसे 10 दिन चलता रहा, वो 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जीत गया। तो राजा साहब बोला कि यार हम तो वैसे ही भीख मंगे हो जाएंगे, सारा तिजोरी का पैसा चला जाएगा, और इसकी चुनौती से स्वीकार कर लिए, बेइज्जती भी बहुत हो रही है। कालिदास को बुलाया। कहा महाराज बहुत बेइज्जती हो रही है, पैसा तो जा ही रहा, बेइज्जती बहुत हो रही है। कालिदास ने कहा ठीक है आप चिंता ना करो, कल का शो ऑर्गेनाइज करो, मैं आ रहा हूं। शो ऑर्गेनाइज, 11th डे वाला भी विद्वान हार गया। तो जब वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेके जा रहा था वो विद्वान, तो जैसे ही सीढ़ियों से उतरा, कालिदास ने पीछे से धक्का दे दिया। तो धक्का दे दिया, गिरा, सोने की मुद्राएं भी बिखर गई। और जैसे ही गिरा और सोने की मुद्रा बिखरी, वो पलटा और कालिदास को गाली देना शुरू कर दिया। कालिदास ने कहा यही तेरी मदर टंग है। क्योंकि जो मजा गाली देने का मदर टंग में है, विचार भाव के बिना बेकार है, वेस्ट। अगर विचार के साथ भाव ना जुड़ा हो, ये पहली बात लिख लो, मजा बहुत ले रहे हो, कि तैयारी का मतलब होता है समझ का विकास। और किसी को भी इस सेमिनार में लगता हो कि मेरी 2 साल से तैयारी है और मेरी समझ अच्छी हो चुकी है, वो कृपया करके अपना हाथ उठाइए। अगर उनके माँ बाप यहां बैठे हैं तो वो ना उठाएं। लाइव भी चल रहा है, अगर घर पर हिंसा होने की संभावना है तो भी ना उठाएं, क्योंकि माँ बाप दुखी बहुत होते हैं कि इतना पैसा दे रहे तुम जो है। अच्छा ठीक, मैं इन तक माइक पहुंचाऊंगा। क्या ऑप्शनल है तुम्हारा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दरवाजा ही बंद कर दिया क्वेश्चन पूछने का। ऑप्शन ही नहीं है। जैसे तुम आईएएस का, बहुत बढ़िया, तुम्हारा भी आईएएस में होगा, बहुत बढ़िया, शानदार। तुम्हें कोई आईएएस में निकाल ही नहीं सकता। तो तुम इंटरव्यू बोर्ड में गए, उसने पूछा तुम्हारा आइडियल कौन, तुमने कहा मेरे पापा। अब इंटरव्यू बोर्ड को तुम्हारे पापा के बारे में कुछ पता ही नहीं। अगर तुमने गलती से कह दिया राणा सांगा तो तुम्हें बताना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो ये बहुत अच्छे, ये अप्रोच इतना प्यारा होता है जिंदगी की, दरवाजा ही बंद कर दो, बता ही नहीं करना क्या है, पूछते रहो जितना पूछना है। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, शानदार। हिस्ट्री से पूछ लो सर। हिस्ट्री से
मैं अपने वेपन से किसी से नहीं लड़ता, सामने वाले का हथियार उसका होना चाहिए। तुम्हारा पीस 10+2 किस सब्जेक्ट से था? सर मैथमेटिक्स सर। तुमको पता है मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं। कोई बात नहीं। किस पीरियड से एस्ट्रोलॉजी को मैथमेटिक्स से अलग कर दिया गया? और कौन है वो भारत का इंटेलेक्चुअल जिसने ये काम किया? सवाई जैसी। गलत है बेटा। चलो कॉल योर फ्रेंड, एक ऑप्शन तुमको दे रहा हूं, फोन मिला लो, एक मौका तुमको और दे रहा हूं, क्योंकि तुम इतना हिम्मत का काम किया, इतनी भीड़ में खड़े हुए। इस हिम्मत को बरकरार रखना हमेशा। भीड़ों में अक्सर लोग खड़े नहीं होते। इतनी भीड़ में मैं तुमको दावा कर दूं कि 80% लोग खड़े ही नहीं होंगे, डर के मारे। बेइज्जती हो जाएगी। अबे बिल क्लिंटन की फैमिली से नहीं, फिर कहां बेइज्जती हो जाएगी? सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी, इनकी इज्जत होती ही नहीं। दूसरी बात, दूसरा सवाल, जीरो का क्या इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में? सर सारी जो गणनाएं हैं वो जीरो पे टिकी हुई है। कैलकुलेशन की बेस है जीरो, जीरो के बिना कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। और सर जीरो का दर्शन में भी बहुत बड़ा योगदान है। दर्शन वाला सुनना ही नहीं, तुम्हारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। सर मैंने कॉलेज में सब्जेक्ट चेंज करके आर्ट्स ले लिया था। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, राजस्थान के मारवाड़ के एक राजा थे, अजीत सिंह। अजीत सिंह के पिताजी का नाम पता है? जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह जी धर्मत के युद्ध में वापस चले आए। उनकी रानी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। तुम वही गलती कर रहे हो। अब तुम कह रहे हो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया, मैथ, ये बगल वाला मुझसे कह रहा था तू मैथ बोल। अब जब कूद ही गए तो लड़ेंगे। तुम मुझसे एक चीज सीखो। देखो इस दुनिया में कोई आदमी ओमनीसिएंट नहीं है, ठीक है? तुम भी अगर मुझसे 4 सवाल पूछो तो मैं भी नहीं बता पाऊं। तुम्हें मुझसे इन घटनाओं से क्या सीखना है कि जब तुम्हें मौका मिले बॉल डालने का, तो ऐसी बॉल डालो जिससे सामने वाला तुम्हें पस्त ना कर पाए। मैंने हिस्ट्री से तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। मैंने तुमसे हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे, तुमने कहा मैथ्स। जब भी कल तुम इंटरव्यू, इस घटना से तुम ये सीखना, कल तुम्हारे साथ ये चीज इंटरव्यू में भी हो सकती है। कल ये चीज तुम्हारे साथ इंटरव्यू में होगी कि जब भी सामने वाला तुम्हारे सामने बॉल डालने का मौका दे, तुम वो बॉल डालो जिस पे तुम्हें कमांड है। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? एक साल से। अच्छा, जब ये देश आजाद हुआ तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था पंचशील। क्यों? आराम से बताओ, रिलैक्स हो गए। मैं वो पूछ रहा हूं कि तुम 1 साल पढ़े तो तुम क्या समझे। मैं तुम्हारा नॉलेज नहीं चेक कर रहा हूं, नॉलेज मत बताना, अपना जो तुम समझे वो बताओ। सर मैं ये समझा हूं कि जिस स्थितियों में भारत आजाद हुआ था, पहली बात तो नेहरू जी थे, उन्होंने पंचशील की संक्रिया नीति दी थी। और जिस स्थिति में भारत आजाद हुआ था, भारत अलग दूसरा ये युद्ध करना या फिर जो दूसरी पॉलिसीज है उनको अडॉप्ट करना भारत के पक्ष में नहीं था। भारत शांति से ही रह सकता था उस टाइम पे। अच्छा ठीक है, बैठो। अब देखो, पढ़ा तो इन्होंने पढ़ाई की, खूब मेहनत किया। इन्फेंट नेशन, ये फॉर्मूला है, अ इन्फेंट नेशन एंड अ नेशन इन क्राइसिस
मतलब जो देश पैदा हुआ है जस्ट, और जो देश संकट में है, रिक्वायर्स पीस एंड स्टेबिलिटी। क्यों? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इन्फेंट नेशन मतलब जो देश पैदा हुआ है, जैसे 1947 में हम पैदा हुए, जो बच्चा पैदा हुआ है वो किसी से लड़ सकता है? नहीं। A infant nation and a nation in crisis requires peace and stability. 1787 में अमेरिका पैदा हुआ, और जब वो पैदा हुआ तो उसके जो नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट थे, दोनों में झगड़ा होने लगा। तो जब दोनों में झगड़ा होने लगा तो अब अमेरिका के राजनीतिक, उनको पता है कि इन्फेंट नेशन, उन्होंने एग्रीमेंट किया, मिसूरी एग्रीमेंट, पीस बिटवीन द टू पार्ट्स। 1871 में जर्मनी पैदा हुआ, तो बिस्मार्क ने कौन सी पॉलिसी ली? से लेकर 1870 से 1890 बिस्मार्क क्या कर रहा है? पीस विद यूरोप। 1799 में नेपोलियन पावर में आ रहा है, समझौता कर रहा है ब्रिटेन से, ट्रीटी ऑफ अमीन्स, पीसफुल। ट्रीटी ऑफ टिलसेट, पीसफुल समझौता रशिया से कर रहा है। पीसफुल समझौता नेपोलियन ऑस्ट्रिया से कर रहा है 1799 में। क्यों? क्योंकि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है, कंट्री अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। A infant nation and a nation in crisis requires peace and stability for its growth and development. ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आई। 1947 में पैदा हुआ, 48 में पहला वॉर। आज क्यों बर्बादी के दौर से गुजर रहा है? समझ डेवलप नहीं की। इसलिए नेहरू जी ने पंचशील अडॉप्ट किया, क्योंकि हम पैदा हुए थे, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या थी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? पीस एंड स्टेबिलिटी। इसलिए पढ़ो। तुम अगर होमवर्क, मैं मौका देता हूं, तुम अगर होमवर्क नहीं करोगे, तुमको दुनिया की कोई भी कोचिंग आईएएस नहीं बना पाएगी। तुम्हें करना है, तुम्हारा रथ कोई भी चला दे, बाण तो तुम ही चलाओगे, लड़ोगे तो तुम ही। जब भी कोई महाभारत में एंटर करता है, जब भी, तो वो अर्जुन होता है, और हर अर्जुन को एक कृष्ण की तलाश होती है। कृष्ण मतलब वो आदमी जिसके पास श्रेष्ठ अनुभव है। ज्ञान तो है ही, अनुभव। तो जैसे तुम सिलेबस देख के डर जाते हो, ऐसे अर्जुन भी सिलेबस देख के डर गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण। तब उसने पलट कर पीछे कृष्ण से कहा कि मालिक, हमसे ना हो पाएगा। इतना पॉवर्टी एंड हंगर पेपर 1, पॉवर्टी एंड हंगर पेपर, ये सब कैसे होगा मालिक? आप दिए हो कि नहीं? तो कृष्णा की चिंता मत करो, मैं ये सब, तुम टेंशन मत। कहा टेंशन? और आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड, आप कब क्या करोगे किसी को नहीं पता। जरासंध ने दौड़ा लिया, आपको निकल गए। बोले यार तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम बैठो, हम बताएंगे पेपर 1 कैसे तैयार करना है। भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा कर दो, बस ये है कोच। और जब तुम सपना देख रहे हो तब डर काहे रहे हो? जब तुम सोचते हो एवरेस्ट के पीक पे चढ़ेंगे, तो एवलांचेस का खतरा तो है ही है। आगे लपेटे में गए। और अगर डर रहे हो तो अरावली पे चढ़ जाओ,
500-600 मीटर का है, एक बार चढ़े, दिन में उतारा है, फिर गए, फिर उतारा, तो सपना ही क्यों बड़ा देख रहे हो? पहला काम ये कर रहा है, समझ का विकास करना है। प्रिपरेशन मतलब समझ का विकास। और अन अकेडमी में हर महीने मैं यहां आपसे कह के जा रहा हूं कि आपके होमवर्क का, आपने घर पे होमवर्क किया है या नहीं किया है, उसका टेस्ट लिया जाएगा। मैं अभी सबको क्वेश्चन का मौका दे दूंगा, जिनको जिनको क्वेश्चन पूछना है। वही जो क्वेश्चन मैंने तुम लोगों से कल बताया था वही पूछना, बाकी कुछ मत पूछना अलग से। समझ हो गया। दूसरी चीज डायरेक्शन। युद्ध कभी बड़े नहीं होते। अमेरिका को जब वियतनाम पर अमेरिका ने हमला किया तो पता है अमेरिका को क्या लगता था कि ये भिखमंगों का देश, गरीब मुल्क था वियतनाम। युद्ध कभी बड़े नहीं होते। पंद्रह दिन का टाइम मांगा था, 15 दिन, बोले 15 डेज सब सेटल कर देंगे। 7 साल वियतनाम में रुकना पड़ा, 7 साल, 1960 से 1967, 7 साल। 7 साल वियतनाम अमेरिका की दुनिया की सबसे डेवलप्ड फोर्सेस से लड़ता रहा। और अमेरिका ने वो गलती की, वो अमेरिका जो खुद किसी समय उसी स्थिति में था जिस स्थिति में ब्रिटेन था, जिस स्थिति में सॉरी वियतनाम था। 1776 13 कॉलोनियां, स्लम एरिया, और उन्होंने ब्रिटेन से लड़ाई लड़ी। युद्ध कभी बड़े नहीं होते। परिणाम बड़े होते हैं। तुम जब जा रहे हो, जब तुमने सोच लिया, डायरेक्शन की इतनी कीमत है, इतनी। राजस्थान का आदमी, मैंने कहा पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, तराइन का पहला युद्ध जमीन पे पड़ा है मोहम्मद गौरी। सिर्फ इसको अलग करके देखना था बस, निकल गया। हाँ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान छोटी सी गलती कर गए कि निहत्था है तो मध्य एशियाई है। यह गलती शिवाजी ने नहीं की। जब अफजल खान से वो मिलने जाते हैं ना, तो क्या समझौता होता दोनों के बीच में कि कोई अस्त्र लेके नहीं आएगा। यही तो समझौता होता है। जो गलती अब दोनों में, दोनों योद्धा है, पृथ्वीराज चौहान भी योद्धा है, शिवाजी भी योद्धा है। पृथ्वीराज चौहान राजकुल से हैं और शिवाजी जमींदार परिवार से हैं। लेकिन दोनों व्यक्ति के कहां फर्क है? डायरेक्शन में, प्रिकॉशन। दुनिया की सबसे कीमती चीज है प्रिकॉशन। नेहरू जी नहीं समझ पाए। ठीक है, नेहरू जी का कॉन्सेप्ट क्लियर था कि इन्फेंट नेशन कैन नॉट गो ऑन वॉर, अच्छी बात है, लेकिन प्रिकॉशन, प्रिकॉशन तो रखना चाहिए ना भाई। तुम्हारा 15 साल का दोस्त बचपन से तुम्हारे साथ पढ़ा है और तुम और वो दोनों एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हो जयपुर से, राइवल हो गए, राइवल हो गए ना। अब कहां दोस्ती है? अब तो राइवल हो। और अगर वो तुमसे एक दिन कहता है कि शाम को स्टारबक्स में कॉफी पीते, बड़ा दिमाग खराब है यार, अकेले आना। हाँ, तुमने कहा अकेले आएंगे, जाओ। कब? उसने कहा 6 बजे आना, शाम को अकेले आना। तुम 6 बजे जाओ चाय पीने, लेकिन 4 बजे पूरे स्टारबक्स के स्टाफ को अपने आदमियों से बदल दो, तुम्हारे लोग, और 6 बजे बैठ के चाय पियो, कॉफी। और गलती से अगर तुम्हारे दोस्त ने तुमको आंख दिखा दी, प्रिकॉशन। डायरेक्शन।
नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। प्रिकॉशन नहीं लिया, प्रिकॉशन लेना चाहिए था। यही तो हम सीखते हैं। युद्ध कभी बड़े नहीं होते। तुम अगर हिस्ट्री पढ़ोगे यूपीएससी की तैयारी में, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि अरब जो दुनिया है, अरब वर्ल्ड है, वहां की औरतें और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की औरतों में क्या फर्क है। वो तुम्हें पता चलेगा। कल तुम पॉलिसी बनाओगे। दुनिया में सबने स्त्रियों को सम्मान दिया, आजादी कैपिटलिज्म ने दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दिया, और यहीं से तुम्हारा सिलेबस शुरू होता है। जैसे आज आज जो अमेरिका की स्थिति है वो आज से 100 साल पहले नहीं थी। जैसे हम आज जातिवाद से लड़ रहे हैं, संप्रदायवाद से लड़ रहे हैं, ऐसे वो नस्लवाद से लड़ रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट। पर ब्लैक उनका प्रेसिडेंट बना ना, बराक ओबामा। ऐसे हमारे भारत में भी कल कोई दलित भाई प्रधानमंत्री बनेगा, दलित बहन प्रधानमंत्री बनेगी, वो समय आ रहा है। लेकिन अगर इस जातिवाद और संप्रदायवाद को कम करना है तो इसका आंसर तुम्हें मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में ही मिलेगा। जैसे ही भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ेगा, इकोनॉमी चेंज होगी। आज अमेरिका में क्या है? अमेरिकन। चाइना में क्या है? चाइनीज। इंडिया में कौन है? इंडियंस। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। तुमको बाजार में सामान मिलता है मेड इन यूएस, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया। कोई मेड इन सीरिया मिला? मेड इन इराक, मेड इन सीरिया, मेड इन ईरान। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, मतलब प्रमोशन मिलेगा, इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। जैसे इकोनॉमी चेंज होगी, सोसाइटी चेंज हो जाएगी। अब जैसलमेर में इंडस्ट्री लग गई, धोती पहन के जाओगे, और धोती पहन के गए इंडस्ट्री के अंदर, और धोती मशीन में घुस गई। डायरेक्शन धोती की नहीं, तुम्हारे तैयारी की कह रहा हूं। अच्छा है, उसका एग्जाम भी था CUET का, MPPCS भी। अच्छा, राजस्थान का एग्जाम। तो दो चीज, एक समझ, एक डायरेक्शन, और तीसरी उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो फिर 95% लड़के निगलेक्ट करते हैं। एक महात्मा जी थे, उनको कोई कुछ भी बोले, गाली दे, नाचे, जब वो प्रवचन दे, लोग सामने खड़े होकर हूट करें उनके सामने, वो भी मुस्कुराते थे। मुस्कुराते थे वो। लोग बड़े प्रभावित होते थे कि यार गजब महात्मा जी, गजब सिद्धि पा ली इन्होंने। भाई मैं बोल रहा हूं, अभी कोई खड़ा होकर गाली देने लगे तो अगर नहीं होगी तो सीख लूंगा, और अगर पुरानी होगी तो उसको कुछ 10-12 नहीं बता दूंगा। सिखाना है हर फील्ड में। लोग बड़े दंग रह जाएंगे, महात्मा जी कहां तपस्या की है, ये ब्रह्म ज्ञान कहां से लाए, इतनी मस्ती, इतनी साधना। अरे बोले कुछ नहीं यार, मैं 20 साल साड़ी की दुकान पे काम किया हूं। जो आदमी साड़ी की दुकान पे काम करेगा उसका पेशेंस लेवल इतना हाई पहुंच जाएगा। ये तीसरी चीज, प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी। तुम कुछ सामान्य सी चीजें करते नहीं हो, फिर कहते हो 2 years आई एम गिविंग, भगवान नाराज चल रहा है, सर मेरी कुंडली में राहु लगन में बैठा हुआ है। तुम्हारी लगन में नहीं, तुम्हारी खोपड़ी में बैठा है राहु।
देखो हम कोई पत्थर उत्तर पहने, लेकिन पहनते हैं। जब मेरी माता जी दिल्ली आती है, आते ही पूछती है, वो तुमको दिया था पुखराज जी, माँ बाप से लड़ाई नहीं करना है, माँ बाप के विरोध में नहीं जाना है, जाना ही नहीं। कहते काली टी शर्ट अच्छी नहीं, फाड़ दो सामने। क्योंकि दुनिया में तुम्हारी बदतमीजियों के साथ अगर तुम्हें कोई प्यार करेगा तो वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं, बाकी सब तुम्हें भगा देंगे। मैं पहले एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, वहां मैंने छोड़ दिया। तो मैं जब 12 साल पढ़ाया वहां, 12 साल बाद छोड़ा तो उन्होंने कहा नॉट टीचिंग गुड। 12 साल बाद तुमको पता चला। अभी मैं जहां था वहां से भी छोड़ दिया। तो कह रहे पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, तुम संत हो, तुम भी तो पैसा कमा रहे हो, अपना पैसा कमा रहे हो, हमको सिक्का दे रहे हो। अपना पैसा कमाओ, हमको रुपया दो। रहीमन रुपया राखिए, बिन रुपया सब सून। डायलॉग बाजी में जिंदगी कभी मत जीना, प्रैक्टिकल। जब सिद्धार्थ की तरह तुम्हें लगे कि जीवन में रुपया तुम्हारे लिए खुशी नहीं है, तब बुद्ध बनना, नहीं तो भिखमंगे हो जाओगे। जिस दिन सिद्धार्थ की तरह तुम्हें एहसास हो जाए कि रुपया तुम्हारी खुशी नहीं हो सकता, अभी तो है ही नहीं, फालतू का नेता मत बनना कि हर पैसा हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। खूब पैसा कमाओ, 1-2 लाख करोड़ के आसपास, थोड़ा सा हमको भी दो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त चीज है इस तैयारी में। कोई पढ़ के आज तक आईएएस नहीं बना, सब प्रैक्टिस करके आईएएस बने। कोई भी टॉपर उठा लो, तुम जाओ पर्सनली उनसे, प्रैक्टिस इतनी प्यारी चीज है। एक पहलवान एक शो में गया तो उसने एक नींबू लिया, पूरा नींबू निचोड़ दिया। 400 केजी का पहलवान, निचोड़ दिया। फिर नींबू उसने सामने रखा, कहा किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो इसमें से 1-2 बूंद निकाल के दिखाए, और जो निकाल के दिखा देगा उसको 1 लाख रुपया दूंगा। एक बहुत दुबला पतला आदमी भीड़ से उठा, ऐसे चढ़ के आया, उठाया नींबू, 3-4 बूंद निकाल लिए। पहलवान जी की तो हालत ही खराब हो गई कि अरे यार ये क्या हो गया। पहलवान जी ने कहा कि प्रभु आप कौन? अरे बोले यार राजस्थान जयपुर से सीकर जो बस चलती है उसमें मैं चना बेचता हूं। प्रैक्टिस है ना, दिन भर नींबू निकाल रहा है, प्रैक्टिस ही तो है। एक फॉर्मूला तुमको बता के जा रहा हूं, ट्राई करके देख लो, फेल ही नहीं कर सकता। डेली 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स के लगाओ, डेली 30 क्वेश्चन पर डे का मतलब हुआ 900 क्वेश्चन पर मंथ। 10 महीने में हो गया 9000 क्वेश्चन, 9000। और 9000 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे 1:4 का फॉर्मूला लगाओ। 1:4 का फॉर्मूला मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन पर उसी से जुड़ा हुआ मिनिमम 4 फैक्ट और तैयार करो। तो तुमने एक क्वेश्चन पे अगर 4 फैक्ट और तैयार किए तो 30 क्वेश्चन में कितना हो गया? 120। महीने में कितना हो गया? 360। तो 10 महीने में कितना हो गया? 36,000। और 36,000 में से तुम्हें सिर्फ 60 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन पर डे, ज्यादा बड़े टारगेट, ये मन के चक्कर में मत पड़ना। ये बड़े बड़े टारगेट बनाता है, सुबह उठेगा कहेगा आज 14 घंटा पढ़ेंगे। ये छोटी बात करता ही नहीं, कहता 14। फिर बाहर निकाल ले गया चाय पिलाने 7:30 बजे, शाम को आया 8 बजे। फिर जब शाम को आया, अब 14 घंटा तो पढ़ नहीं पाया, तो फिर जलील भी करता है कि कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, आज कहे थे 14 घंटा पढ़ेंगे और ये है वो है फलाना। तो तुम छोटा टारगेट बनाओ, छोटा। तुम जब उठो सुबह तुम कहो आज 2 घंटा पढ़ेंगे, तुमसे ये कहेगा कि 2 बस, हाँ कहते बस 2। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम इसको बनाओ।
प्रैक्टिस करो खूब जबरदस्त तरीके से, और एक क्वेश्चन मेंस का लिखो तैयारी होने के बाद। एक क्वेश्चन मेंस का, 30 क्वेश्चन एक महीने में, तो 10 महीने में 300। तुम कोशिश करो कि तुम कम से कम एक साल में 1000 क्वेश्चन मेंस के लिख लो। प्रैक्टिस बहुत खतरनाक चीज है। बाबा रामदेव प्रैक्टिस दिन भर वो योगा ही करते हैं, इंटरनेशनल योगा गुरु। मतलब मैंने उनको देखा ग्लासगो में, अंग्रेज सब बैठे हुए थे और वहां पे वो कपालभाति, मुझे उनको बहुत सम्मान है उनके प्रति। वो बेचारे वहां सारे अंग्रेज जो इन्होंने हम पे 200 साल का शासन किया, उनको बैठा के बता रहे थे कि इनसाइड हिट हिट और हिट। वो मुझे इतना मजा आया देख के, मैंने कहा बाबा बिना प्रोडक्ट का व्यापारी, बिना प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं? सांस। ले भी नहीं जाना उठा के, शिपिंग का टेंशन नहीं, लाइसेंस नहीं लेना, तुम जहां जा रहे हो साथ में जा ही रही है। कितना बड़ा काम किया उन्होंने, योग को इंटरनेशनलाइज कर दिया, कितना बड़ी बात है। और इस देश के साधु संतों से पश्चिम बहुत चढ़ता है, बहुत। चौथी बात बताने जा रहा हूं। पहली बात समझ, दूसरी बात डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के आगे मत बढ़ो। जहां तुम्हें टेंशन हो रही, समझ में नहीं आ रहा है, सबसे राय मत लो। आजकल लोग YouTube पे देखकर बहुत सारी दवा खाते हैं। किसी का बाल झड़ रहा है, अब YouTube पे बता रहा है कि थोड़ा सा नीम ले लें, उसमें अदरक डाल लें, रात में पेस्ट लगा के सो गए, सुबह कोई बाल ही नहीं है। भैया ये बाल सबके झड़ते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरे तो नकली है, नहीं असली ही है, कोई टेंशन नहीं। और कैपिटलिज्म का युग चल रहा है, अगर झड़ भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। कल तुम आइए सो जाओगे फ्रांस में जाकर वीविंग करा, यहां तक बाल लेके ऑफिस में जाना, तुम्हें क्या दिक्कत है? दुनिया में जितनी चीजें दोबारा आ सकती हैं उनको लेकर कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो चौथी बात, अपनी पर्सनालिटी का विकास करो, ध्यान करो, साधना करो, योग करो। ये इस देश की, यूएस, पूरी दुनिया, तुम सारा खेल खेलोगे मन पे। तुम्हारा जीवन का सारा जो केंद्र है वो तुम्हारा मन है। तुम सोचोगे मन से, डिसीजन लोगे मन से। तुम्हें सुबह उठना है तो भी तुम मन की वजह से उठोगे। कितने लोग दुनिया में हैं जो सुबह उठ नहीं पाते? आईएएस बनना तो बहुत दूर की बात है, और तब उठ नहीं पाते जब वो निर्णय लेते हैं। चलो तुम निर्णय ला लो तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारी आदत है 12 बजे सो के उठने की, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कसम खाते हैं कि कल से 4 बजे उठे, और वो अलार्म लगाता है आदमी 4 बजे का, और 4 बजे ये कहता है कि 5 मिनट और। ये आधा घंटा नहीं कहता, बहुत होशियार है, और ना ये 1 घंटा कहता कभी कभी कहता है ठंडक है। कौन 4 बजे उठता है? नेहरू जी 11 बजे उठते थे। जो अपने से नहीं जीत पा रहा वो दूसरे को क्या हराएगा? जिंदगी में खुद से जीतना बहुत जरूरी है। यही तो है राणा प्रताप, महाराणा। उस आदमी ने खुद को जीत रखा था। कोई विलासिता नहीं, कोई लग्जरी नहीं। महाराणा, सिर्फ राणा नहीं, महाराणा। क्योंकि उस आदमी का जो जीवन है ना, वो हर आदमी के लिए आदर्श है। हर वो आदमी जो सपना देखता है, जो महत्वाकांक्षी, जंगल में रहेंगे, घास की रोटी खाएंगे। इसीलिए तो हिंदू मूर्ति पूजा करते थे कि जिसकी भी फोटो सामने रखेंगे उसको फॉलो करेंगे। हनुमान जी की अगर मूर्ति सामने है मतलब ध्यान करना है किसका? राम का। सिर्फ पढ़ना थोड़ी है। चौथा काम, क्योंकि तुम जितने बड़े काम करोगे उतने बड़े व्यक्तित्व की तुम्हें जरूरत होगी। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे, कॉलेज, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज। यूनिवर्सिटी तो 1920 में बनी वो। तो एक लाला जी थे अलीगढ़ में, उनसे वो पैसे मांगने गए कि साहब कुछ चंदा दे दिए।
तो जब पैसे मांगने गए तो अब लाला जी के मन में कुछ रहा होगा, उन्होंने जब हाथ फैलाए उन्होंने उनके हाथ में थूक दिया। जब उन्होंने थूक दिया, उन्होंने उस थूक को ऐसे फोल्ड किया, अपनी जेब में रख लिया, कहा शुक्रिया। अब लाला जी तो टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया यार, इस आदमी को भड़कना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है तो तुम क्यूरियस हो जाते हो कि कैसे कर लिए। सबको जानना है सूरज के अंदर क्या है, चंद्रमा पे। तो लाला जी ने फिर पूछा, कहा महाराज शुक्रिया कह रहे हैं? हाँ बोले, कहना ही था, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तुम्हारे पास यही था, तुमने यही दिया। सबसे ज्यादा चंदा दिया एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज के लिए। पर्सनालिटी तुम्हें डेली, अवध ओझा, सुदर्शन गुज्जर, आतिश माथुर, ये सब डेली थोड़ी तुमको मिलेंगे कि ओ सर हाँ इंजेक्शन लगा दिया। तुम भी तो बनाओ अपने आप को। तुम भी तो हीरो बनो। तुम क्यों खाली बैठे हो? बुद्ध ने कहा नहीं, आत्म दीपो भव, हम अपना दीपक खुद जलाएंगे। अपनी पर्सनालिटी पे काम करो और ध्यान और योग को तो अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना दो। मतलब हम अगर नहीं करते, एक तो मेरे पिताजी, उनकी वजह से मैं कभी जान ही नहीं पाया कि डिप्रेशन क्या होता है। मुझे कभी पता चला नहीं। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा पहली बार, तो जो वहां पे थोड़ा सा लोग मिले कि बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो मैंने पूछा कैसे, क्या हो रहा है? तो कहा कि डिप्रेशन बहुत हो रहा है। तुमने कहा मतलब क्या हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो बोले मन कर रहा है कि आत्महत्या कर लूं। अरे मैंने कहा महाराणा प्रताप ने इतनी मार दिया, महाराणा है, अपने को क्यों मारना? लड़ाई है, ये पूरा जीवन एक युद्ध है। जिसको नहीं लड़ना है वो हिमालय चला जाए। ये पूरा जीवन, और तुमको सिर्फ फाइनली कौन काम आएगा? तुम्हारा मन। तुम्हारे सामने सिचुएशन होगी, तुम्हें इमीडिएट फैसले लेने होंगे। ऑप्शनल चुनना है। कुछ लोग तो 10-12 साल 15 साल यही पूछते रहते हैं, सर ऑप्शनल क्या ले? उनका बच्चा भी उनके साथ तैयारी कर रहा है। अब सिविल सर्विस नहीं दे सकते, स्टेट पीएससी देंगे। बहुत सारी स्टेट पीएससी ने बड़ी उम्र बढ़ा रखी है। अब तो चर्चा कर रहे हैं कि 55 कर दो, 55 उम्र कर दो कि मरने से पहले 5 साल जॉब कर ही लेगा और समाज में शांति रहेगी। कि क्योंकि जब तक लोग तैयारी करते रहेंगे, आंदोलन कौन करेगा? क्योंकि सबको अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की चिंता रहेगी कि हम पकड़ गए तो फिर यार एग्जाम ना दे पाएंगे। तो बोले 55 कर दो। अपने ऊपर काम करो। मतलब 4 चीजें मैंने आज आपसे कही। पहला क्या करना है? समझ को बढ़ाना है। दूसरा क्या करना है? डायरेक्शन। तीसरा प्रैक्टिस, कि कोई कितना भी कर दे तुम आके घुमा ही दो। और चौथा अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दो, क्योंकि राजशाही में सबसे बड़ी चीज वो व्यक्तित्व है। तुम जितने भी महान आदमी दुनिया में देखोगे, अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनकर सीनेट पहुंचते, एक आदमी सीनेट में खड़ा होता है, कहता मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके फादर बहुत अच्छे मोची थे और उन्होंने जूता बनाया जो मैंने पहना है। उन्होंने कहा अच्छा, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई फादर। धन्यवाद, आप मेरे पिता की तारीफ कर रहे हैं। जैसे मेरे फादर एक अच्छे मोची थे, मैं कल एक अच्छा प्रेसिडेंट साबित हूंगा। और जैसे आज तुम मेरे पिता की तारीफ कर रहे हो, ऐसे कल तुम्हारे बच्चे मेरी तारीफ करेंगे। भाई क्या सोचा होगा उसने कि ह्यूमिलिएट करेंगे।
जब भी तुम आगे बढ़ोगे ना, ये पूरा समाज तुम्हारा परीक्षा लेगा कि दम है, तुमको पीछे से पत्थर मारेगा, गाली देगा, तुम्हारी बुराई करेगा। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर ये समाज ना हो तो दुनिया में कोई महान बन ही ना पाए, क्योंकि ये तुम्हारी टेस्ट लेता है। कभी कभी तुम देखोगे तुम्हारे अपने ही रिलेशन के लोग हैं, बुआ हैं, मौसा हैं वगैरह, और ये सबके साथ होता है। भाई कृष्ण को सबसे ज्यादा परेशान किसने किया? उनके अपने मामा ने। बार बार पूछते रहोगे तुम्हारा मेंस का क्या हुआ, तुम्हारा मेंस का क्या हुआ, वो झल्ला गए होंगे बाद में कि जब देखो तब रिजल्ट पूछ रहा है। रिश्तेदार ये सबसे ज्यादा करते हैं, उनको अंदर अंदर दर्द होता रहता कि मेरा बेटा एमबीए कर रहा है, ये आईएएस दे रहा है, इसका दहेज ज्यादा हो जाएगा। उनको और कोई चिंता नहीं होती। एमबीए को भाई हर यहां डाउरी भी तो फिक्स है ना। बहुत सारे भिखमंगे लोग अभी भी भारत में रहते हैं, तो डाउरी चाहिए ही चाहिए उन्हें। अब तो स्त्रियां लड़कियां पढ़ के जा रही हैं, अब तो लड़कियों को रिवर्स कर देना चाहिए डाउरी सिस्टम। जो भी आईएएस वाईएएस बन रही है उनको डाउरी डिमांड करनी चाहिए 5 करोड़, और वो 5 करोड़ अपने पिता को गिफ्ट करना चाहिए कि पिताजी आपने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं गोरखपुर में था, एक लड़की ने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी मेरी शादी करने के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा इसलिए क्योंकि तुम अभी शीशा हो, हीरा बन जाओ। हीरे को कभी कोई घर से बाहर नहीं फेंकता। ये 4 चीज कर लो। माइक दे दो भाई, उनको क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुम कुछ पूछ रहे थे, बताओ। इन सब का हाँ हम बनाएंगे ना, हम इसीलिए तो आए तुमको कनेक्टिविटी बताने के लिए। पढ़ाई देखो, तोता जो है, तोता कुछ चीजें हमारे कल्चर में, पूरी दुनिया में लगभग जैसे जब हम शक्ति की बात करते हैं तो हॉर्स पावर की बात करते हैं, ठीक। जब हम राजशाही की बात करते हैं तो शेर की बात करते हैं। जिस पढ़ाई से तुम्हें जीवन में कोई फायदा ना मिले तो हम क्या कहते हैं? तुमने मूवी देखी 3 इडियट्स? सोचो, डीन को अपने स्टूडेंट से नफरत हो जाती है उसकी काबिलियत देख के। उसका डीन उसका हाथ पकड़ के उसको क्लास में ले जा रहा है, और डीन का नाम क्या है? वीरू सहस्त्र बुद्धि। जिसके पास हजारों सहस्त्र लाखों बुद्धियां हो, वो कितनी बेवकूफी की हरकत कर रहा है, अपने स्टूडेंट से नफरत करता है। और नफरत किस बात पे? उसके टैलेंट को देख के। तुमने मूवी देखी थी? उसने वही तो, तुमने ध्यान से नहीं देखा ना। तुम किताब भी ध्यान से नहीं पढ़ते और मूवी भी ध्यान से नहीं देखते। तो वो बोर्ड पर लिखता है, 2 नाम लिखता है। देखो, सिर्फ मजे मत लेना। बहुत सारे लोगों ने शादी मजे के लिए की, नर्क बन गई जिंदगी। बेटा संभल के मजे लेना। तो मेरा दायित्व था तुम्हें बताना। पता लगा घोड़े बैठ गए, घोड़ा लेके भाग गया तुमको। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मजा तो लो ही, मैसेज भी लो कि वो जो कलम है वायरस की, वो तुम्हारे पास रहे। तुम्हारी काबिलियत इतनी ज्यादा हो, क्योंकि काबिलियत वायरस भी है, और जैसा वायरस है वैसे उसका चेला भी है, चतुर्लिंगम। वो दुबे उसको कहता है कि सर मैं आपको इसकी मीनिंग